अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 12 AQB पास पेपर वीडियो सॉल्विंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं पेपर जो सॉल्व कर रहा हूं वो 2023 का MCQs है। इसी प्लेलिस्ट में आपके पास 2011, 13, 14, 15, 16, 21, 22 और 23 का मॉडल पेपर भी ऑलरेडी सॉल्व मौजूद है। चले ये स्टार्ट करते हैं 2023 के पास पेपर को। ओके, नाउ ऑलरेडी आपके पास फार्मूला शीट है, तो आपको इस चीज का अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फार्मूलाज मौजूद हैं। तो ये फार्मूला के लिस्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो बहुत यूजफुल है और आप इसके जरिए काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। चले जी, इसका दूसरा भी है आपके पास। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, वेक्टर्स तक दिए हुए और तकरीबन सारी ही चीजें इन्होंने दी हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फार्मूला शीट्स यूज करेंगे और आपको ऑलरेडी पता होगा ये फार्मूला शीट किस तरह से यूज करना होगा। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं पेपर को। कहता है, पहला पहला क्वेश्चन है, कहता है द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन का मतलब ये होता है कि मैं इसमें क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं। सादा अल्फाज में एक्स की मैं क्या वैल्यूज पुट कर सकता हूं यहां पर। यानी मुझे अगर ये देखना है, नॉर्मली मैं रियल नंबर पूरा पुट करता हूं। तो मैं अगर सादा अल्फाज में आपसे ये पूछूं कि डोमेन फाइंड करनी है, तो मैं ये देखूंगा कि मैं रियल नंबर में क्या क्या पुट कर सकता हूं। तो अगर मुझे डोमेन फाइंड करनी है तो डेफिनेटली देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, और मैं इसमें कोई भी नंबर पुट करूं मुझे आंसर मिलेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू का आपके पास फार्मूला डेफिनेशन ये होती है कि ओरिजिन से मैं एक लेंथ ले रहा होता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 पुट करूंगा, तो मेरा ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का लेंथ का फार्मूला बना हुआ है, ओरिजिन से लेंथ ले रहा हूँ। तो 2 पुट करूंगा, 2 - 2 0, तो इसकी लेंथ फिर जीरो ही होगी। डिस्टेंस ओरिजिन से जीरो हो सकता है, मतलब ओरिजिन पे ही मौजूद होना। कहने का मकसद ये है कि आपके पास मैं इसमें पूरा रियल नंबर वापस रख सकता हूं। इसी वजह से मेरी डोमेन इसकी ये होगी। और अगर आपको क्विकली बताऊं कि भाई इसका ग्राफ क्या कैसे होता है, तो जनाब इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये x - 2 है, तो फिर ये +2 तक जाएं, यहां पर ये रखें। और इधर से डाउन पे जाएगी। एक्चुअली डाउन पे क्यों जाएगी? ये डाउन पे इसलिए जाएगी क्योंकि वो बाहर माइनस शो हो रहा है, तो नीचे की साइड पर आपके पास जाएगा। तो ये एक्चुअली आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ हो जाएगा। और क्लियरली आप देख सकते हैं ये पूरी एक्स एक्सिस कवर करेगा। डोमेन का मतलब होता है पूरी एक्स एक्सिस कवर करना, और रेंज का मतलब होता है कितना वाई एक्सिस कवर करेगा। और जो वाई एक्सिस कवर कर रहा है ये नेगेटिव वैल्यूज, यानी अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो इसकी रेंज की जो वैल्यू होगी, रेंज, ये आपके पास सादा अल्फाज में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आप ब्रैकेट्स में कैसे लिखेंगे? 0 को इंक्लूड करेंगे और नेगेटिव, सॉरी मैं ग्रेटर देन इक्वल कह रहा हूँ, लेस देन इक्वल, क्योंकि नीचे डाउन साइड पर जा रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 तो पहले इन्फिनिटी आएगी क्योंकि छोटा नंबर आता है पहले, -∞ to 0। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। कहता है इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करना सिंपल सी ये होगा कि मैं इसको लेट करूंगा y के बराबर, और इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो जनाब सिंपलीफाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 15 - x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y इज इक्वल टू 15 - x। x इधर चला जाएगा और 5y यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इसको फंक्शन की जबान में इन्वर्स में लिखूं, तो ये x f इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ का y x में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 - 5x सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जल्दी जल्दी, अब एक्सप्लिसिव फंक्शन होता है जो क्लियरली एक फंक्शन y
इन टर्म ऑफ एक्स लिखा हुआ हो, यानी एक्सप्लिसिव फंक्शन जो y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ, और देखें ये y इन टर्म ऑफ x नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसमें y भी इंक्लूड है, तो ये इम्प्लिसिव फंक्शन है, एक्सप्लिसिव नहीं। इसमें भी देखें y इन टर्म ऑफ कंप्लीटली x नहीं लिखा हुआ, y मौजूद है, तो ये भी इम्प्लिसिव फंक्शन है। इसमें देखें y इन टर्म ऑफ x लिखा हुआ है, तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी भी ऐसे ही आपके पास इम्प्लिसिव फंक्शन है। ओके, अच्छा जी, अब इसका मतलब है 5 ओपन और क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज, इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब जल्दी से आपको समझा देता हूं। 5 एंड 15, इसका मतलब ये है कि ये 5 से स्टार्ट हुआ और ये 15 तक गया है। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। 5 इसके पास मौजूद है तो ये सर्किल फिल्ड होगा। 15 इसके पास मौजूद नहीं है तो ये ओपन होगा आपके पास। ये तमाम नंबर है जो 5 से 15 के दरमियान है। 5 इसमें मौजूद है और 15 मौजूद नहीं, पर इनके दरमियान सारे नंबर्स हैं। तो अगर ये y आपके पास है तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना भी सिखा दूं। इसका मतलब है ये जो नंबर्स होंगे, ये सारे नंबर्स, ये 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे, सॉरी, अच्छा 10 था, ओके, ये नंबर 10 से छोटे हैं और 5 से बड़े हैं। यहां से उल्टा पढ़ेंगे, अगर 5 छोटा होगा y से तो y जाहिर बात है बड़ा होगा 5 से, तो यहां पे से उल्टा पढ़ेंगे, y बड़ा होगा, बराबर होगा 5 के, और 10 से छोटा होगा, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं मेरी आपको बात समझा पाया होगा। ओके जी, डेरिवेटिव लेना है किसका, इसका। अब ये रेडिकल, पहले डेरिवेटिव लेने के लिए जरा मैं इसको ऊपर ले आता हूं, और ये रेडिकल का पावर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव पावर पहले आता है, पावर में एक माइनस होता है, फिर अंदर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव बंद है, ये ए स्क्वायर नंबर है तो वो जीरो होगा। तो जनाब -1/2, आधे में एक जमा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मगर नेगेटिव का 1 को लिखने की आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर अगर ये नेगेटिव दिया हुआ है इसने, जैसे मुझे सी नजर आ रहा है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आपको। ओके, ओके, सिंपल सा चेन रूल का प्रोसेस है। कहता है अगर y z का फंक्शन है और z h का फंक्शन है तो आपको dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। सादा अल्फाज में y z का फंक्शन है तो फिर dy अपॉन डी जेड हो सकता है, और फिर z किसका फंक्शन है, h का, तो डी जेड अपॉन डी एक्स कर लें। ये डी जेड कैंसिल, वही डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए बी। यही कैंसिल हो रहा है और वो डी वाई अपॉन डी एक्स वापिस बना रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब ये साइन इनवर्स, ये आपके पास साइन इनवर्स 1/3, ये तो एक नंबर है सिंपली। कॉस इनवर्स x/3, तो ये एक नंबर है और नंबर का डेरिवेटिव अगर मैं लूंगा तो वो तो जीरो आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो। और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये जो x होता है इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है आपको, जो भी x होता है। तो जनाब इस वक्त जो कंडीशन मेरे पास है, x की वैल्यू है, x की वैल्यू है x/3, तो मैंने लिखा x/3 होल स्क्वायर, फिर x/3 का डेरिवेटिव जो होगा वो 1/3 होगा। तो अगर मैं जल्दी जल्दी इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। स्टिल ये 1/3 अपनी जगह पर है। और जनाब 9 एलसीएम, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 को रेडिकल से बाहर निकाल दिया 3 की फॉर्म में, 1/3 अपनी जगह पर है। ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा 3,
तो ये -3 अपॉन रेडिकल 9 माइनस एक्स स्क्वायर 1/3 अपनी जगह पर है। आंसर -1 अपॉन 9 एक्स स्क्वायर, यानी ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये कह रहा है भाई इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। अब पीछे फार्मूला शीट में ऑलरेडी फार्मूले दिए हैं मैं दोस्तों, आप चाहें तो वो फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। सो फार्मूलाज देखते रहें, ये फार्मूलाज मैं पीछे से ही आपको बताऊंगा कि ये ए एल एन एक्स दिया हुआ है आपके पास, ये किसके बराबर होता है। तो दिस इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट, दिस इज रियली सिंपल। भाई अगर आपके पास ए एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हो, मैं जनरल फॉर्मेशन बता रहा हूं, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए एफ ऑफ एक्स को आप ऐसे ही लिखें, फिर एल एन, ये ए आ जाएगा आपके पास। तो भाई अगर मुझे जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है जनाब, तो इसका मतलब ए एल एन एक्स प्लस वन को ऐसे ही रखूंगा। अब और हाँ, ये डेरिवेटिव मैंने लिखा नहीं, और इसका एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव भी आता है, एल एन ए एल एन ए एल एन ए है। और अब इसका डेरिवेटिव, एल एन का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स। तो अगर मैं इसको फाइनल फाइनल रखूंगा तो पहले नंबर लिख लेता हूँ, ए एक्स ए एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। सो ऑप्शन के हिसाब से ए एल एन एक्स प्लस वन एल एन अपॉन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। ओके, जैसे मैंने कहा फार्मूला शीट ऑलरेडी मौजूद है। तो कॉट हाइपरबोलिक जो फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉट हाइपरबोलिक कोई भी फंक्शन, उसका फार्मूला होता है माइनस के कॉट कोसेक कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक दैट फंक्शन, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉट हाइपरबोलिक साइन एक्स, कॉट बोल रहा हूँ, कोसेक डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक, और फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स। तो माइनस के कोसेक साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं मैं अपनी बात समझा पाया हूँ दोस्तों आपको। चलें जी नेक्स्ट। ओके, स्टिल मैं डेरिवेटिव के अंदर ही हूँ। तो जनाब मुझे डेरिवेटिव लेना, वन का डेरिवेटिव 0 होता है, पावर पहले आएगा, पावर में एक माइनस होगा, यानी वन, फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा, वन का डेरिवेटिव 0, और कॉट कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारे पास आएगा 2 sin t, ये साइन टी मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया है, 1 - के कॉट टी। तो 2 sin t 1 - के कॉस टी, डी आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चले जी नेक्स्ट, आपके पास कहता है फॉर अ कर्व, इस कर्व के लिए द स्लोप एट द पॉइंट। अब मैं जानता हूं कि इस कर्व की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो मैं आपको जरा रियलिस्टिकली दिखा देता हूं इसका कर्व। आप चाहें तो डायरेक्ट भी अलजबरा कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस वजह से कर रहा हूँ। इसकी जो इक्वेशन बने, कर्व बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपके पास पॉइंट होगा 0, -1। खैर, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस पॉइंट, मैंने जैसे इसका ग्राफ दिखाना था आपको, ग्राफ मैंने बना लिया है। अब किस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल के, नॉर्मल का स्लोप चाहिए, मुझे चाहिए -1, -1, -3, कहीं यहां पर ये पॉइंट होगा। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू। यहां पर ये पॉइंट होगा, और इस पे ये टेंजेंट बनेगा। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल एक्चुअली ऐसी लाइन होती है जो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होती है, तो वो लाइन ये होगी। अब डेरिवेटिव क्या टेक्निक देता है हमें, तो कहता है फॉर अ कर्व, ये मैंने कर्व बना, दिस इज माय कर्व, द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, पहले मुझे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बनाना पड़ेगा, और फिर मैं उस पर
एक ऐसी लाइन बनाऊंगा जो इस टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, वो नॉर्मल होगी, और उसका स्लोप फाइंड करूंगा। यानी ये दो लाइनें बेसिकली एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है। और अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो टेंजेंट पॉइंट पे, तो उसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। अच्छा, अब डेरिवेटिव कैसे करता है? डेरिवेटिव अलजेब्रा आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है फिगर्स बनाना आती, कोई बात नहीं, जस्ट आप क्या करें, डेरिवेटिव ले। डेरिवेटिव क्या इसका होगा? 3 नीचे आ जाएगा, 6x²। फिर ये पॉइंट पुट करें, एक्स ही दिया हुआ तो एक्स की जगह फिर ये एम हो जाएगा जैसे आप पॉइंट पुट करेंगे। अगर आप -1 पुट करेंगे स्टिल 6। तो ये स्लॉप किसका मिल गया? ये स्लॉप मिल गया आपके पास टेंजेंट लाइन का। और अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो दूसरे का स्लॉप कैसे मिलता है? इसको रिवर्स करें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी नॉर्मल का स्लॉप हो जाएगा आपके पास -1/6। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी बात आपको समझा पाया होऊंगा। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। कहता है कि यार इसके दो डेरिवेटिव फाइंड करें। चलें कर लेते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन है, y = रेडिकल एक्स, या रेडिकल एक्स मतलब 1/2 पावर। तो पावर पहले आएगा और पावर में एक माइनस होगा। दूसरे अल्फाज में माइनस, आधे से -1 निकालेंगे या -1 से आधा निकाल देंगे तो आधा, मगर माइनस का बचेगा। ये मेरा पहला डेरिवेटिव हो गया। एक और डेरिवेटिव को ऐसे लिखते हैं दोस्तों। तो अगेन अब -1/2 पहले आएगा, और मजे की बात -1/2 में माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा -1/4। और दोस्तों एक और आधा दोनों जमा करेंगे तो 1.5 होता है, जिसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ। अब इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, -1/4 x 3/2, -1/4 x 3/2 भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, जस्ट मुझे इसको क्या लिखना है, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है। ये रिपीटेड रूल है, लीनियर है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? पहले मैं लिख सकता हूं, अगर मैं देखूं ऑप्शन आंसर के हिसाब से, ठीक है। पहले मैं लीनियर लिख लेता हूं, x+2। फिर जो रिपीट होता है वो इस तरह लिखा जाता है, पहले एक पावर देंगे और फिर दूसरा पावर देंगे। और ये तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास रिपीटिंग लीनियर फैक्टर को लिखने का, जो मेरे ख्याल में आंसर आपके पास होगा। दिस इज नॉट दिस, सी। सी वुड बी योर आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आपको। ओके, अगर कहता है भाई, अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो एफ ऑफ एक्स बताएं। भाई एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या करता है? रिवर्स प्रोसेस करता है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी दोस्तों। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो मुझे मालूम करना है। 3 इंटीग्रेशन से बाहर, यहाँ पावर लॉ पिछली बार सब्ट्रैक्ट करते थे, अब की बार ऐड करेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंदर का डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 लिखो, लिखो आपकी मर्जी। फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल, x+2 और ये प्लस सी जरूर दीजिएगा। x+2 होल क्यूब प्लस सी, सी आपका करेक्ट ऑप्शन। मैं चाहता तो डेरिवेटिव भी कर सकता था, और यहाँ से डायरेक्ट मैं इसका डेरिवेटिव करता, 3 पहले आता, 3 में एक माइनस करते, और सी का डेरिवेटिव 0 हो जाता। तो मैं यहाँ से भी देख सकता था। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, जस्ट मुझे इंटीग्रेशन अब दिखानी थी। नंबर की इंटीग्रेशन के साथ सिंपली ये मैं यहाँ से डेरिवेटिव भी कर सकता हूँ। 9x का डेरिवेटिव 9 होता है, सी 0, तो यही आंसर आ जाएगा। ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चले, अब की बार मैंने डेरिवेटिव के साथ वर्कआउट किया। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है। डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होते हैं। आप क्या करें, पहला स्टेप, dx को x के साथ रखें और फिर दोनों साइड पर इंटीग्रेशन करें। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, x की इंटीग्रेशन x² 2 प्लस सी, और ये इसका जनरल सोल्यूशन है, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट अ डिफाइन इंटीग्रल? डिफाइन इंटीग्रल ऐसी इंटीग्रल जो किसी स्पेसिफिक डोमेन में आपके पास इंटीग्रेशन होती है। इट्स इन्वॉल्व अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही। डिफाइन इंटीग्रल ये होता है आपके पास कोई भी फंक्शन का।
तो इसकी ये अपर और लोअर लिमिट पे बिल्कुल इन्वॉल्व होता है। डिफाइन इंटीग्रल गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू, बिल्कुल जी, इसका आंसर एक वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। डिपेंड करता है, ये भी मैं कहूंगा डिपेंड करता है कंडीशन पर कि वो किस तरह की दी हुई है, पर नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यू ही आती है। इट इन्वॉल्व अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं जी बिल्कुल नहीं, इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आती, वो खत्म हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है दूसरे अल्फाज में। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है आपके पास पहला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास हाँ एरिया। जब भी एरिया की बात आती है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, अगर आंसर इंटीग्रेशन का नेगेटिव भी आ रहा हो ना, तब भी आप उसको पॉजिटिव कर दें, बिल्कुल पॉजिटिव कर दें, क्योंकि नेगेटिव का भी आंसर आपके पास पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो चलें जी, इस तरह से देख लेते हैं इसको। पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ, बहुत बेसिक सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब y इज इक्वल टू एक्स। ये एक लाइन होगी जो ओरिजिन से गुजर रही होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने ऑलरेडी की हुई है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतनी बेसिक चीज़ें तो आपके पास होंगी कि इसका ग्राफ किस तरह से बनाएगा। ये इसका ग्राफ है। ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू -5, तो इसका मतलब ये है 5। अगर नहीं पता तो दोस्तों कोई बात नहीं, ये इसका ग्राफ बना है, ये देख लीजिए, और ये +5। तो बेसिकली मुझसे क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करना, और एरिया क्या होता है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होता है। ये जो x इज इक्वल टू -5 है, बेसिकली ये वर्टिकल लाइन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइनें प्लॉट करके आ चुके हैं। लेट मी चेंज अ कलर फॉर यू पीपल। और थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये ले। तो बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये एरिया फाइंड करना, वी वांट दिस एरिया, दिस टूज एरिया। चाहूँ तो ट्राइंगल से भी निकाल सकता हूँ, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप देखें तो दो बेसिकली ट्राइंगल ही बन रही हैं। ये लेंथ आपके पास 5 होगी, ये लेंथ 5 होगी। देखना पड़ेगा कि अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये 5 है, तो यहाँ पर भी -5 ही होगा आपका, क्योंकि भाई y इज इक्वल टू एक्स है ना। तो अगर मैं x की जगह -5 पुट करूंगा तो y भी 5 आएगा, तो ये जो लेंथ होगी ये भी 5 होगी। और अगर मैं इसका एरिया देख रहा हूँ तो एरिया बराबर होगा 1/2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 25/2। और इसका भी बिल्कुल यही होगा, ये भी 5 होगा। मैं विदाउट इंटीग्रेशन आपको दिखा रहा हूँ, मैं इंटीग्रेशन करके भी दिखाऊंगा आपको। ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, और इसका एरिया का फार्मूला भी क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये भी 25/2 हो जाएगा, दोनों एरिया को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 50/2 और 25, यानी इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक फिगर्स के हिसाब से करवाया, पर अगर आपको करना है तो आप वैसे कैसे कर सकेंगे, वैसे भी देख लीजिए आप, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगी इंटीग्रेशन, -5 से 0, क्योंकि ये दो हिस्सों में टूट जाएगी। और -5 से 0 आपके पास तभी आपका यही होगा x dx प्लस फिर 0 से 5, वही होगा फंक्शन x dx। अगर आप अब देखेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन होगी x² अपॉन 2, पुट करना होगा 0 से -5, और ये भी होगा x² अपॉन 2, इसमें पुट करना होगा 5 से 0। तो 0 तो आप पुट करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर माइनस, फिर आप क्या पुट करेंगे, -5। तो -5 का आंसर आ जाएगा 25/2। पर यहाँ पर मैं जहन में रखेंगे इसका जो क्योंकि मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी पड़ेगी। एरिया फाइंड कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं इस तरीके से जाना चाह रहा था, ताकि आपको एक रफली आइडिया आ जाए कि देखें इस तरह से किया जाता है। पर क्योंकि मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे अगर नेगेटिव आंसर भी आ रहा होगा उसको पॉजिटिव करना होगा। सिमिलरली ये भी आप देख सकेंगे, मुझे डायरेक्टली 25/2 और 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा वही 25/2, इसका आंसर 25/2, और इसका आंसर 50/2।
यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपके पास एरिया की बात हो रही है तो जनाब फिर तो मुझे वो वैल्यूज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। और देखें अगर इस किस्म की कंडीशन हो, अल्टरनेट हो, तो फिर अलग अलग आपको एरियाज निकालने होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा 0 होती है। अच्छा, द इंटीग्रेशन हो, अब यहां देखिए भाई, ऊपर डेरिवेटिव हो, नीचे आपके पास फंक्शन हो, और पावर उसके पास हाईएस्ट 1 हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, यानी इसी का पावर 1 और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो इसको भाग में डालें, ln लिखें, ये जो नीचे फंक्शन होगा उसको लिखें, प्लस सी करें। 1 + cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। अगर माइनस में यहाँ दूं और माइनस में यहाँ दूं तो वर्किंग हो रहा है माइनस, तो मैंने कहा था भाई डेरिवेटिव को भाग में डालें, सिंपली ये लिखें, प्लस सी हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। देख लेता हूँ इसी फॉर्म में बनाया है। अच्छा, इसने सब्सटीट्यूशन का ही थे, मैंने तो इंटीग्रेशन ही कर दी। ठीक है, इस कंडीशन में सब्सटीट्यूशन आप 1 + cos x ले सकते। अगर सब्सटीट्यूशन की कंडीशन है तो 1 + cos x लेते हैं, मैंने तो पूरा आंसर ही सॉल्व कर दिया। खैर, सब्सटीट्यूशन कैसे लेते हैं कि भाई उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद हो। तो देखिए 1 + cos x में क्यों लूंगा कि जब इसका डेरिवेटिव होगा तो वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होगा। साइन एक्स माइनस साइन एक्स जैसे मैंने बनाया था, माइनस माइनस करके बना सकते हैं, तो इसी वजह से 1 + cos x बेस्ट सब्सटीट्यूशन होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में आ गए हैं। कहता है द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। अगर आप नोटिस करें तो ये दो पॉइंट बड़े स्पेशल पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू सेम है। और ऐसी एक ही इक्वेशन होती है यार, y इज इक्वल टू एक्स, ऑब्वियसली। ये वाली थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, यानी y x इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू एक्स, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पर चलें, अगर आपको ऐसा देखना नहीं आ रहा, आपको नहीं आइडिया इक्वेशंस क्या है, तो वे इक्वेशन तब भी बना सकते हैं। अगर दो पॉइंट्स गिविंग हो, इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। डेफिनेटली ये लॉन्ग प्रोसीजर है, तो मुझे अगर m की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो m y2 माइनस वाई वन, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्ट से वीडियो देख रहे होंगे प्लेलिस्ट की, तो ये फार्मूला मैंने वहां पर सब जगह पर डिस्कस किए, तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स, तो -2a अपॉन -2a, यानी m की वैल्यू आ रही है 1, स्लोप आपके पास आ रहा है 1। कोई भी एक पॉइंट ले ले, ये मेरा x1 y1, तो y माइनस वाई वन यानी a, सो इज इक्वल टू m1, x माइनस x1 वो भी a है, y माइनस a इज इक्वल टू x माइनस a। देख सकते हैं कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू x। पर देखें, बेसिक नॉलेज जिसके पास होगी कितनी जल्दी से आंसर दे सकता है। अब मुझे पूरी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। अच्छा जी, नाउ कहता है द पॉइंट, ये पॉइंट डिवाइड्स द सेगमेंट इन सेगमेंट को इंटरनली इन द रेशो। ओके, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जिसके पास आपके पास एक पॉइंट है -1, -1, और एक और पॉइंट है 7, 15, और कोई एक इंटरनल पॉइंट है, कोई एक इंटरनल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, और इसको मैं सी, जो इसको इसकी लेंथ को डिवाइड कर रहा है। ये मेरा m1 और ये मेरा m2, ये लेंथ हो जाती है लेंथ, और लेंथ का रेशो है बेसिकली m1 रेशो m2, आपके पास दिया हुआ 1:2। तो कह रहा है यार ये, और सी के पॉइंट भी दिए हैं इसने, q, 13/3। तो कह रहा है कि यार भाई साहब, ये मुझे ना q की वैल्यू फाइंड करके बताओ। अगेन लेंथी प्रोसेस हमसे करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है। तो q की वैल्यू फाइंड करना, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला ऑलरेडी पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये q आपको मिलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, तो m1 दिया हुआ 1, x2 दिया हुआ क्योंकि पहला ये पॉइंट दिया हुआ तो ये x2 होगा 7, m2 दिया हुआ है 2, m1 दिया हुआ है आपके पास -1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3, 7 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, 7 में से 2 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 5, 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है ये भी ग्राफिकली आपको बता देते हैं। कहता है इफ अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दिस वन, यानी भाई एक लेंथ है, दो पॉइंट्स की लेंथ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है आपके पास a,1, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2,5, और इनके दरमियान जो ये लेंथ है वो दी हुई है रेडिकल 20। तो कह रहा है कि भाई दी वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हो सकती है 20, ए की वैल्यू हो सकती है 4, या ए की वैल्यू 0। तो यार अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ पहले और डिस्टेंस निकालता हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, 2x की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करना, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर यानी ये 4 हो जाएगा, और दो y की वैल्यूज को माइनस करके स्क्वायर करना यानी -4 का स्क्वायर 16। डेफिनेटली ये रेडिकल 20 हो रहा है, तो ये 0 वाला सही है। 4 वाला देख लेते हैं, 2x की वैल्यूज को माइनस करके यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, और 1 में से ये भी आपके पास 4 यानी 16, यानी ये वाला भी सही है। अब 20 में से 2 निकालेंगे 18, वो तो कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है यार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल अपॉन मीडियन। अब मीडियन होता है क्या है पहले ये देख लें, तो उसके बाद फॉल्स वगैरह की बातें कर लेते हैं। अब मीडियन ये होता है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और अपोजिट के मिड पॉइंट पे मीट करती है। एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है अपोजिट के मिड पॉइंट पे, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है अपोजिट के मिड पॉइंट में। इसके मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इन जनरल ये पॉइंट कॉन्करेंट पॉइंट होता है, इसके मीटिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। ये मिड पॉइंट्स पे होता है, तो ये और ये लेंथ बराबर होती है, ये लेंथ इसके बराबर होती है और ये लेंथ इसके बराबर होती है। और ये जो इसकी छोटा होता है ये 1, ये लेंथ अगर रेशो लें कि इस लेंथ का इस लेंथ से, तो ये 1:2 होती है, यानी अगर ये लेंथ 1 होगी तो ये 2 आपके पास होगी, 1:2 की फॉर्म में होता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following statements are false about the median of a triangle? They are concurrent. Concurrent मतलब एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। They are of a equal length, it not necessary। ये सिर्फ तब होता है जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, और यहाँ कहीं भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता, तो ये फॉल्स हो सकता है। दे मीट इन अ सिंगल पॉइंट, बिल्कुल यही तो बात कॉन्करेंट की पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट। द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ ईच अदर इन दी रेशो 1:2, जैसे मैंने आपको कहा था 1:2 में होता है, बिल्कुल सही बात, यानी बी ही खाली गलत आपके पास ऑप्शन है। चलिए जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। दो पॉइंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, कहता है ग्रेडियंट फाइंड करें। ग्रेडियंट वैसे मैं यहाँ से डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता हूँ, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। आई डोंट वांट टू यूज द फार्मूला, क्योंकि ये कितना ऊपर गया, एक दो, और आई होप ये स्केल सेम है, एक दो तीन चार, चार और कितना एक्स में, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, 11। तो इसका ग्रेडियंट 4/11 है, क्योंकि लाइन नीचे से ऊपर मूव कर रही है, यानी लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर मूव कर रही है, तो इस वजह से इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो 4/9, 4/11 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, खाली इसको सिंप्लीफाई करने की बात कर रहा है। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म मतलब ये कह रहा है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करें। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस है, जैसे मैंने कहा पहले मुझे
चाहिए एक्स एक्स, ये इधर आएगा तो ये माइनस का ए वाई हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0, और ये मेरी जनरल फॉर्म होगी एक्स माइनस ए वाई प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, अब ये पॉइंट्स लॉ फॉर्म क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी लाइन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालो और कुछ नहीं है। तो भाई 3y, ये 1 उधर जाएगा, -1 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, माइनस का 2x प्लस 1, और y बराबर हो जाएगा, अब ये डिवाइड कर दें 3 से, तो ये मेरी कन्वर्ट हो गई पॉइंट्स लॉ फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कहलाता है पॉइंट्स लॉ फॉर्म। m की वैल्यू -2/3 है और c की वैल्यू 1/3, c आपका y इंटरसेप्ट होता है। तो देखें इसने क्या था, पॉइंट्स लॉ फॉर्म में लिखना। अच्छा चलें, अगर पॉइंट्स लॉ फॉर्म में लिखना है, यहाँ से भी मुझे एक किस्म का आइडिया मिल गया है। अगर मुझे इसको पॉइंट्स लॉ फॉर्म में भी लिखना है, अब ये पॉइंट्स लॉ फॉर्म का मतलब ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, आई थॉट y इंटरसेप्ट फॉर्म कह रहा है ये, चलें ठीक है, x माइनस एक्स वन, इस शक्ल में मुझे लिखना है। अब इस शक्ल में मैंने यहाँ से आइडिया तो लगा लिया, स्लॉप मेरे पास क्या होगा, -2/3, यहाँ पर -2/3 होना चाहिए, तो -2/3 इन दोनों में नहीं है तो इसको तो हटा ही दीजिए, इन दोनों में से कोई फॉर्म बनेगी आपके पास। और जनाब नेक्स्ट आपके पास क्या है, एक्स और वाई की वैल्यूज। तो एक पॉइंट मैंने निकाला था 1/3, तो ये 1/3 आपके पास x के साथ होगा, नहीं ये y इंटरसेप्ट है, बल्कि ये वाली फॉर्मेशन, ये वाली फॉर्मेशन हो सकती है, या सादा अल्फाज में यार इसको सिंप्लीफाई करो, यही चीज वापस बन जाएगी, इतनी क्या पॉइंट वॉन्ट हम इतनी सारी मेहनत करें। देखा, आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें, क्या हो जाएगा ये 3y माइनस 1/3 इज इक्वल टू -2/3 x, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3y माइनस वन इज इक्वल टू -2x, इसको इधर ले आए, 2x प्लस 3y माइनस वन इज इक्वल टू 0, और देखें यही चीज बना हुआ है। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन। इस फॉर्म से भी छोड़ें, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आपके पास ये फॉर्मेशन आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट्स लॉ फॉर्म को ही फोकस करके, क्योंकि वो फिर आपको जरा मेहनत करवाने का काम करवा देगा। ओके, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दिस सर्किल, सर्किल है जनाब बेसिक सा, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, और रेडियस इसका है, यानी जनरल इक्वेशन सर्किल ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब जो सर्किल सेंटर पे होता है, ओरिजिन सेंटर पे होता है, वो इस शक्ल का होता है। तो इस वक्त सेंटर हमारा ओरिजिन है, और ये रेडियस है 100 का स्क्वायर, यानी ये 10 रेडियस है, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी लेंथ 10 होगी, ये भी 10 होगा। इसका मतलब ये पॉइंट जो होगा वो 10,0 होगा, एक्स एक्सिस पे है ना, ये पॉइंट होगा 0,10, ये पॉइंट होगा आपके पास -10,0, और ये पॉइंट आपके पास होगा 0,-10। अब इसने कहा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट 0,10, तो भाई साहब ये 0,10 पे ये मैंने टेंजेंट बनाया, और डेफिनेशन में आपको नॉर्मल की बता चुका हूं। नॉर्मल की डेफिनेशन, जो टेंजेंट, जो आपके पास टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, तो यहां से आप क्लियरली देखते हो कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। यस, यहां पर पिक्चर की जरूरत है, तो आपके पास पिक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इन अ ट्राइंगल ABC, BD इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड। भाई अगर एल्टीट्यूड है तो उसका मतलब ये 90 का एंगल बना रहा है, सादी सी बात। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर लाइन खींचना, किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन खींचना। देन द स्लोप ऑफ AC इज 2, यानी AC का स्लोप दिया हुआ है, A से लेकर C का स्लोप दिया हुआ है आपके पास 1/2,
देन द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है क्योंकि ये दो लाइनें परपेंडिकुलर है। अब इसका स्लोप अगर 2 है तो इसका आपके पास होगा m1 नाम देता हूँ -1/2, नेगेटिव रेसिप्रोकल रिवर्स करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें। अब मुझे इसका एक पॉइंट भी दिया हुआ, ये पॉइंट है, इक्वेशन बनानी है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 दिया हुआ है आपके पास 0, m की वैल्यू दी हुई है -1/2, x माइनस x1 दिया हुआ -5, तो ये +5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू -1/2 x प्लस 5, अगर 0 भी दिया हुआ तो तब भी ठीक है। y माइनस 0 x प्लस 5, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट 30, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है ये भी सीख लीजिए। अगर दो लाइनों के ज्वाइंट से आपके पास एक लाइन गुजर रही हो तो बेसिकली इस लाइन को हम निकाल सकते हैं। अब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन सिंपल सी बात है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अगर आप दो इक्वेशंस आपको गिवेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों की मल्टीप्लीकेशन आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन बना देगी। तो x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस एक्स, और इसको सेट करना होगा 0 के बराबर। अगर आप नोटिस करें और मैं इसकी थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज कर लूं, 2y माइनस एक्स, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो जनाब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, थोड़ी सी अब लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग करवाने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। प्रीवियस पास्ट पेपर आई होप आपने देखे होंगे, तो वहां मैंने बहुत सारे डिस्कशन किए लीनियर प्रोग्रामिंग में। फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी ऐसा सोल्यूशन जो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है, जो हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हमारा बेस्ट सोल्यूशन होता है, इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल गिविंग एक्सट्रीम extreme values of a function. अच्छा, सेकंड, the value of a decision variable satisfy the constant, all corner points in a feasible region, all points satisfy the भाई ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। the values of a decision variable बेसिकली x और y होते हैं। गिव एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम मतलब जो उसकी सबसे बेस्ट वैल्यू होती है वो दे ऑफ अ फंक्शन, तो इसका ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलें जी, अब नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं दोस्तों। 32, if a cone is cut by a plane to form a hyperbola, अगर hyperbola बन रहा है, if the angle between the axis and cone, जिसको हम vertex angle कहते हैं, and the axis to a plane, axis to a plane जिसको हम simple angle कहते हैं, cutting the cone, इसको यहाँ पर नाम थीटा दिया गया है, then which of the following value is true? 0 तो आपके पास होता नहीं है, 90 डिग्री सर्किल के लिए होता है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला के लिए होता है, और 0 से 90 के दरमियान सर्किल के लिए आपके पास होता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास, क्योंकि हाइपरबोला बोल रहा है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नाउ कहता है दी सर्किल पासिंग थ्रू दी पॉइंट, ये दो पॉइंट्स या तो पुट कर लो, या अगर स्मार्टली सोचेंगे तो ये दो पॉइंट्स अगर नोटिस कीजिए, तो ये दो पॉइंट्स बेसिकली यूनिट्स सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। अगर आप इसको नोटिस करें, आई थिंक आप नोटिस कर सकेंगे, दो पॉइंट दोनों एक्सिस के पॉइंट्स हैं, और एक्सिस के पॉइंट्स भी कुछ इस तरह से, लाइक दिस 5,0 और 0,5। तो ये आपका सर्किल है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्लियरली 5 के बराबर है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एक और तरीका भी है, या तो इन सब पे आप पॉइंट्स पुट करें और देखें ये इक्वल टू 0 किस पे बना रहे हैं, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 ही बनाएंगे जब दोनों पॉइंट्स पुट करेंगे। ओके जी, आगे मूव कर जाता हूं। ओके, विच ऑफ द लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्किल, बड़ा बेसिक सा सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन पे, बार बार अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था। ये एक ही किस्म का सर्किल दे रहा है, यानी आसान चीजें दे रहा है दूसरे अल्फाज में। ओके, अब की बार इसका रेडियस आपके पास 2 है, यानी ये रेडियस 2 है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्किल। तो अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस कर ले तो इजीली दे सकेंगे। ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट होगा 0,2, ये पॉइंट होगा आपके पास -2,0, और ये पॉइंट होगा आपके पास 0,2। तो मैं कुछ लाइनें तो आपको पहले ही दिखा सकता हूं। ये लाइन हो गई जिसे मैं कह रहा हूँ y इज इक्वल टू 2, ये टेंजेंट टू अ सर्किल है। ये x इज इक्वल टू 2 है, ये टेंजेंट टू अ सर्किल है। ये y इज इक्वल टू -2 है, मुझे -2 लिखना था, ये -2 है। और ये लाइन आपके पास x इज इक्वल टू -2। तो आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं भाई, y इज इक्वल टू 2 आपके पास कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज टेंजेंट टू अ सर्किल। तो y इज इक्वल टू 2, तो 100% टेंजेंट टू अ सर्किल है। तो सी आपका ऑप्शन है। ये भी तरीके से यूज कर सकते हैं पर टाइम जाया करने के बराबर है। इतना बेसिक सा है, अगर आप ये बेसिक से नॉलेज यूज करें तो आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल टू अ सर्किल, जब भी कोई भी आपके पास कर्व दिया हुआ हो, कोई भी कर्व दिया हुआ हो किसी भी किस्म का, और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी हो या टेंजेंट की इक्वेशन, डेरिवेटिव सबसे आसान तरीका है। डेरिवेटिव लीजिए इसका, y होगा तो 2 dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ये 2x माइनस का 2x हो जाएगा, ये 2 भी उधर चला जाएगा, नीचे 2y आ जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए, बेशक माइनस भी कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/y। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी, डेरिवेटिव ले लिया, स्लॉप फंक्शन आ गया। किस पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट पे, चलें जी इस पॉइंट पे कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर मैं ये पॉइंट पुट कर दूंगा x और y की जगह तो मुझे स्लॉप मिल जाएगा। तो जनाब मैं पुट कर रहा हूँ -1 प्लस 0, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 प्लस 1, सॉरी ये मैंने 1 नहीं लिखा, -1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। यानी ये जो लाइन है आपके पास, जो स्लॉप होगा, यानी ये जो सर्किल है, अगर मैं इस सर्किल की तस्वीर बनाऊं आपके सामने, और मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि सेंटर कैसे लेते हैं, तो मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ कि सेंटर आपके पास होगा -1,0, और ये इक्वल टू सी की वैल्यू भी 0 है। तो ये जो सर्किल है -1,0, लाइक दिस वन, और इसका एक पॉइंट ओरिजिन से भी गुजर रहा होगा क्योंकि इसमें सी की वैल्यू भी 0 है। तो जो इसका सेंटर होगा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊं, ये मैं इसकी रियलिस्टिक पिक्चर बना रहा हूँ। ये पॉइंट इसका सेंटर से भी गुजर रहा है। ये इसकी रियलिस्टिक पिक्चर है, -1,0। और जो इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ से जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली देख पाएंगे कि आपके पास इसकी क्या होगी। ये टेंजेंट वाई एक्सिस का टेंजेंट नहीं होगा, ये ऐसे गुजर रहा होगा इसके पास से, ये ऐसे गुजर रहा होगा। मे भी टेंजेंट हो भी सकता है, डिपेंड्स अपॉन कंडीशन आपके पास। मैंने एक रफ स्केच ही बनाया है। अब ये मैंने इसका स्लॉप ले लिया, तो ये जो स्लॉप मिला है ये इसका टेंजेंट का स्लॉप मिला है, मगर मुझे किसकी इक्वेशन बनानी है, नॉर्मल की। तो वो स्लॉप आपके किसके बराबर होगा, जिसको मैं m1 कह रहा हूँ, इसके नीचे 1, इसका उल्टा करें और माइनस से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं होगा, 1/0 लिख दिया। ये स्लॉप, और लाइन का फार्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू m1
x माइनस x1 तो पॉइंट्स हमें दिए हुए, y माइनस y1, m की वैल्यू 1/0, x माइनस x1 तो ये +1 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा खत्म हो जाएगा यहाँ पर, x +1 यानी जो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो ये होगी, x इज इक्वल टू माइनस, तो x इज इक्वल टू -1 पे आपके पास ये नॉर्मल होगा, तो टेंजेंट आपके पास डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये होगा टेंजेंट, और फिर ये नॉर्मल आपके पास होगा। है, ये मैंने नॉर्मल की क्वेश्चन आपके पास बता दी है। चलिए जी मूव कर लो। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, आपने मेरी प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें आ रही होंगी। तो जो प्लेलिस्ट में जितना भी आपके पास वीडियो वो सब देखिए, ताकि आपको बेहतर रहनुमाई मिल सके। ओके, पैराबोला मिला हुआ, मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये मेरा वर्टेक्स है, -1, 3, और ए की वैल्यू मुझे ये दी हुई, और ये इक्वेशन आपके पास होगी y, बल्कि सिंपल वाला है ये, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो मुझे इसकी फॉर्मेशन फाइंड करनी है। a की वैल्यू इसने दी हुई है, h की वैल्यू -1 है, और k की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, और a की वैल्यू हमें 1/4 दी है, जान ही छुड़ा ली इसने, y माइनस के की वैल्यू हमें 3 दी भी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। इस फॉर्म में लेके आना है। ओके, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू y -3, -3 को वहां मूव करूंगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, फिर x² + 2x + 4, x² + 2x + 4 भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी आपको। ओके, पैराबोला दिया हुआ है, तो जनाब कहता है इन चार में से, ठीक है, जो इस एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करें, एक्सिस दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, तो ये ये दिया हुआ है ना, x -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 इसका दिया हुआ है, b वाले का, इसका तो नहीं दिया हुआ, तो b वाले का दिया हुआ है, और d वाले का ये भी x इज इक्वल टू 1। थोड़ी सी इसको पिक्चर को छोटा कर देता हूँ ताकि मैं आपको एलिमेंट्स की तरीका दिखा सकूं। तो इसका मतलब अभी तक मेरे पास दो चीजें तो खत्म हो गई हैं, दो ऑप्शन खत्म हो गए। बी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये एक्सिस होती है, सॉरी ये एक्सिस होती है, और ये सी और डी ऑप्शन की यही एक्सिस। अच्छा, सेकंड वर्टेक्स दिया हुआ है 1,0, 1,0 इसका दिया हुआ है, इसका भी मजे की बात 1,0 दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ 1,1 जो ऊपर का ही होगा, इसका मतलब अगर फोकस 1,1 है तो ये ऊपर कहीं आपके पास होगा, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑब्वियसली। 1,1 ये रहा, इसका फोकस नीचे होगा जो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने अकॉर्डिंग टू एलिमेंट पहचाना कि आपके पास कौन सा इसकी फॉर्म हो सकती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 38 पे। कहता है इफ द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू 1 एंड वर्टेक्स दिया हुआ है दिस वन एंड ओपन राइट, तो ये मुझे जरा इसको प्लॉट करना पड़ेगा इन सब बातों को। ये पैराबोला ही है, एक्सिस दिया हुआ है y इज इक्वल टू 1 जो कहीं ऐसे ऊपर होगी, दिस इज योर एक्सिस, और वर्टेक्स पे, एक्सिस पे ही वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0,1 पे, ये रहा वर्टेक्स, तो इसका मतलब, और ओपन राइट, राइट साइड पे ओपन हो रहा है, ये मैंने इसकी फिगर बनाई है अप्रोक्सीमेट, ये मेरा वर्टेक्स है। ओके, एक्सिस, तो यहाँ पे जो फोकस होगा उसमें y की वैल्यू तो डेफिनेटली 1 होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। द इक्वेशन, अब इसकी इक्वेशन आपके पास होगी अगर इस किस्म का है, तो y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसके बारे में बहुत तफसील से सारी बातचीत की है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो तो आप देखते हुए आ रहे हैं।
तो वहां पर मैंने ये सारी बातें की हैं, ये कौन क्या होता है आपके पास, किस तरह से इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो यहां से ये तो क्लियर है कि ये दो, ये एक्स वाई स्क्वायर वाला होने वाला है, तो ये दो ऑप्शन कट गए आपके। ठीक है। अब मैं जरा वैल्यूज रख लेता हूं, मेरे पास के की वैल्यू दी हुई है 1, बाकी मेरे पास वैल्यूज अभी गिविंग नहीं है। 4 मेरे पास ए की वैल्यू भी नहीं है, और मेरे पास जो एच की वैल्यू है 0 है। तो मैंने जस्ट वर्टेक्स पुट किया है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1 = 4ax। तो ये वाई स्क्वायर माइनस का 2y+1, और ये नीचे 4a आएगा। ये x अब यहां से एक चीज तो मुझे क्लियर है कि ये 2y नेगेटिव है, तो सिर्फ आपका डी ऑप्शन हो सकता है, सी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्लस का 2 है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ए की कोई भी वैल्यू आएगी, वैल्यू ही आ जाएगी आपके पास। जो मुझे लग रहा है ए की वैल्यू 1/4 होगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सारा का सारा निकाल भी सकता हूँ, पर क्योंकि शॉर्टकट पर ज्यादा हम वर्किंग करते हैं, तो बेहतर यही है कि हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर लें, और आप देख पा रहे हैं कि यही ऑप्शन हो सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसेंट्रिसिटी। इंसेंट्रिसिटी आपके पास 0 से 1 के दरमियान होती है एलिप्स की, तो 2/3 इंसेंट्रिसिटी हो सकती है जी, बिल्कुल। ये पैराबोला की होती है, ये आपके पास हाइपरबोला, ये भी 2.5, ये भी हाइपरबोला, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। कहता है इफ द वर्टेक्स ऑफ अ एलिप्स आर दिस वन एंड दिस वन, देन द सेंटर विल लाई एट अ पॉइंट। ओके भाई, आपको क्या दिया, वर्टेक्स दिया है, वर्टेक्स का मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो जस्ट मिड पॉइंट निकाल लें। 3+3 डिवाइड बाय 2, और -2+8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 3+3 6, ये वापस 3 हो जाएगा 6, और ये भी 3 हो जाएगा, तो 3,3 आपका सेंटर होगा भाई। चाहे वर्टेक्स हो, चाहे को वर्टेक्स हो, चाहे आपका फोकाई हो, उन सबका मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो शॉर्टकट फॉलो कर लेते हैं। 41, द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ इलिप्स। भाई जब भी किसी भी किस्म का कर्व दिया हो, टेंजेंट की इक्वेशन हो या नॉर्मल की इक्वेशन, कर्व का डेरिवेटिव लीजिए और इक्वेशन बना लें। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, याद करेंगे तो आप सिर्फ मेहनत करेंगे। भाई मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये हो जाएगा 2x, नीचे 4 वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2y dy/dx, इसका हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x/2 +2y dy/dx = 0, और dy/dx हो जाएगा आपके पास माइनस के x/2, ये उधर गया, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 2y, जिसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -x/4y। ओके, अब ये पॉइंट पुट करेंगे 0,1, x जगह 0 पुट किया तो ये 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि x जगह 0 पुट करेंगे 0, तो इसका मतलब स्लॉप हो गया 0। एक लाइन होती है y-y1 = m(x-x1), y-y1 आपके पास दिया हुआ है 1, ये m0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा जो भी यहाँ लिखेंगे, तो y-1 = 0। ये आपकी इक्वेशन होगी, यानी फर्स्ट वाली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ओके, नेक्स्ट आपके पास ये कह रहा है कौन से किस्म का ये आपके पास हाइपरबोला है। तो जनाब इसके आइसोमटॉप्स भी दिए हुए हैं, एल और एम इसके आइसोमटॉप्स हैं, तो एल और एम आइसोमटॉप्स इसके भी हैं, इसके भी हैं, तो ये ऑप्शन तो काट दीजिए दो। अब देखते हैं, ए हमारे पास सेंटर है, ए उसका बी सेंटर है, नहीं जी ए सेंटर है, तो इसका मतलब सी सही ऑप्शन। ओके, जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि वैल्यूज कहाँ दी हुई हैं, ये बिल्कुल पीस ऑफ केक वाला दिया हुआ है। If x² plus y² is equal, then the square of a eccentricity of the giving, ये आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे आपके पास पता चल रहा है, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 64 से। जब भी ए और बी की वैल्यू बिल्कुल सेम हो, तो जो हाइपरबोला होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा,
और उसकी इंसेंट्रिसिटी हमेशा रेडिकल टू होगी। और उसने क्या किया है, स्क्वायर ऑफ इंसेंट्रिसिटी, तो ये 2 के बराबर है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके। अच्छा जी, अब ये फार्मूलाज इन्होंने पीछे दिए हुए, मुझे फार्मूलाज देखने पड़ेंगे। कह रहा है एक्स वाई इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम if x remain parallel to the odd axis and origin shift। तो आई थिंक शायद मुझे फार्मूले याद हैं। स्मॉल एक्स बराबर होता है कैपिटल एक्स प्लस एच के, और स्मॉल वाई बराबर होता है कैपिटल वाई प्लस के। ये ओरिजिनल एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ये एक्स वाई ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इसने क्या कहा है, if एक्स वाई is a Cartesian plane system with the axis remain parallel to odd axis। अब मैंने इसमें बहुत तफसील से पहले बात की है, मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रीवियस पास पेपर जरूर देखें, खासतौर पे 2011-12 से देखेंगे तो वहां पर ये बातें मैंने बहुत तफसील से की। अब यहाँ पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये चीजें देखी हुई हैं, नहीं तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आप 2011-12 से पूरे वीडियोस देखें, आपको बहुत बेहतर आइडिया है। ओके। अच्छा जी, इसका मतलब ये है, मुझे ओरिजिन से ये मुझे एच दिया हुआ है और ये मुझे के दिया हुआ है। तो जनाब मैं कैपिटल एक्स वैसे रखूंगा, एच की वैल्यू दी हुई है -1, तो ये हो जाएगा -1, और के की वैल्यू 0 दी हुई है, तो ये ओल्ड एक्सिस के मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा और न्यू एक्सिस बनाऊंगा इसकी। x-1, वाई की जगह कैपिटल वाई ओनली, थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, 2x-2 प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस वाई -11 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई -11 सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमने ट्रांसलेटेड इक्वेशन फाइंड कर ली। ओके जी, अब मैं आ रहा हूँ वेक्टर्स में। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल 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 ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं। निहायत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ओके। द वेक्टर i-2 आयोटा, ये दो वेक्टर्स बराबर हैं। अगर भाई वेक्टर्स बराबर होते हैं, n से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा mni प्लस 2nj। तो फिर जो कॉफिशेंट होंगे वो आपके पास बराबर होंगे। -2 बराबर होगा 2n, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू -1। बिल्कुल बेसिक सा था। ओके, नेक्स्ट। ओके जनाब, जनाब यूनिट वेक्टर दिया हुआ, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, पूरा यूनिट वेक्टर, यानी अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका, तो ये किसके, और मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला जिसमें आई और जे की वैल्यू तो दी हुई नहीं है, ये खाली के की वैल्यू दी हुई है। तो जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला, अच्छा ये इसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगी। तो अब मैं अज्यूम करूंगा कि आई जे के कॉफिशेंट 0 है, आई के कॉफिशेंट का स्क्वायर, जे के कॉफिशेंट का स्क्वायर, और के कॉफिशेंट का स्क्वायर, और रेडिकल इज इक्वल टू 1। तो ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल का खत्म हो जाएगा। 5/p इज इक्वल टू 1, और p की वैल्यू 5 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक से थे, बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोजेक्शन की बात हो रही है। इफ ए बी आर टू वेक्टर, देन द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी, ध्यान में रखिएगा, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो सेकंड वाला डिवाइड में आता है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर, सेकंड वाला डिवाइड में आता है। फार्मूला है, बेसिक सा फार्मूला है, जस्ट फार्मूला मैंने लिखा है, कुछ नई चीज नहीं है। ओके जी, मैं भी शायद ये पीछे भी दिया हुआ आपको फार्मूला। 48। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका फार्मूला आपके पास होता है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। सो A1, ओके, तो
यहाँ कोफिशिएंट देखने A1 1 है, A2 हमारे पास 2 है, बल्कि सॉरी A2 0 है, क्योंकि k की वैल्यू दी हुई है। A2 0 है और A3 2 है, इसमें 1 है, -1 है और 0 है, और ये आपके पास है 1 0 2। तो अगर मैं इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, दिस इज रियली अ पीस ऑफ केक। मैं जल्दी से डिटरमिनेंट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। मैं ρ2 को ρ1 से माइनस कर देता हूं, इसको मैंने वैसे ही रखा। इसको इससे माइनस किया तो 0, इसको इससे माइनस किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 इसको इससे माइनस किया तो -2 आ जाएगा। 0 -2। ओके, इसको इससे माइनस किया तो 0, इसको इससे माइनस किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 2 से ये 0। और भाई अगर एक पूरा आपके पास 0 के आप बराबर आ जाए, तो लेट मी सी, दो आइडेंटिकल आए, एक बार फिर देख लूं, क्योंकि आंसर इस हिसाब से दिया हुआ नहीं। हाँ, 0 दिया हुआ। ओके, यस। अगर एक रो पूरी की पूरी 0 आ जाए तो उसका मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर। ओके जी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, निकालने की जरूरत नहीं है। दी डॉट प्रोडक्ट सिंपल ए डॉट पी। कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ 1 है और इसके साथ कोफिशिएंट है ही नहीं आई का, तो 0। मतलब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ खाली। इसका जे का कोफिशिएंट है ही नहीं और इसका जे का कोफिशिएंट 1 है, तो तब भी 0। 0 × 1 0, और इसके के का 3 है और इसका -1 है, तो आंसर -3 आएगा। तो ए डॉट बी फाइनली हमारे पास -3 के बराबर। एंड लास्ट वन, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। कहता है अगर ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये और दो पैरेलल वेक्टर है, अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ट्रांसलेशन वेक्टर सेम होते हैं, यानी 3 ट्रांसलेशन वेक्टर कोफिशिएंट होता है और कॉलम की फॉर्म में लिखना होता है। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे ये बिल्कुल बराबर होंगे, इसका -x है और इसका -3 है। तो अभी तो आप जरा नोटिस करें, तो इसका कुछ बराबर नजर नहीं आ रहा। अगर मैं इसको इसको मुझे -1 बनाना होगा, मैं बना सकता हूँ जस्ट कॉमन लेके। देखें, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, तो इसके पास तो 3 है नहीं, वो तो डिवाइड में चला जाएगा। इसके पास क्या होगा, ये बन जाएगा -1। अब देखें, ये -1 बराबर आपके पास आ गया, तो यकीनी तौर पे इसका ये जो कोफिशिएंट होगा ये भी बराबर होंगे। 3 बराबर होगा -x/3 के, और -9 बराबर हो जाएगा x के। तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।